हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्क्रीन पे ही कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी चैप्टर 3 से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर 3 यानी मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स को कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसके बारे में डीपली हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है। और सारे इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड का, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने बहुत ज़्यादा उसको फ़िल्टर करके निकाल रखा है। 20 क्वेश्चन से देखते हैं सारे एक एक करके सबको। जो पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, द अरेंजमेंट फॉर कॉपर, टिन, लेड, मरकरी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मतलब जो कॉपर, टिन, लेड, मरकरी है, इनको रिएक्टिविटी सीरीज़ के मतलब जो सही उसका जो सीक्वेंस है उसमें अरेंज करना है। ऑप्शन ए है टिन, लेड, कॉपर एंड मरकरी, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें टिन को रिएक्टिव बताया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में उसके बाद बताया गया लेड को, फिर ऑप्शन सी में बताया गया, मतलब इसमें बताया गया थर्ड में कॉपर, फिर मरकरी। जिसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ हम लोग पढ़ते हैं जिंक, फिर आता है Fe, फिर आता है Pb, ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है जनरली कॉपर आता है, फिर मरकरी आता है। तो इसमें हम लोग जो पहले देख रहे हैं टिन है, तो ठीक है, ये तो सही है, सबसे ऊपर है। लेड इसके नीचे आ रहा है, क्योंकि जो टिन है ना दोस्तों वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, मतलब जिंक आयरन के बाद आता है टिन। तो टिन और लेड, कॉपर, मरकरी, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है। बाकी सारे ऑप्शन में देखो, पहले सेकंड ऑप्शन में लेड आ रहा है पहले, फिर कॉपर आ रहा है, फिर मरकरी, फिर टिन आ रहा है। तो टिन को इन्होंने लास्ट में डाल दिया, जबकि हाई रिएक्टिव मेटल है। ऑप्शन सी में इन्होंने डाला है कॉपर, मरकरी, टिन, लेड, इसमें भी लेड को लास्ट में डाल दिया है। और ऑप्शन डी में जो मरकरी जो कॉपर से बहुत कम रिएक्टिव है, इन्होंने मरकरी को पहले डाल दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कि द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। देखो क्वेश्चन आसान है पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया कि वैसे मेटल बताओ जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, जब वाटर पे उसको डाल देंगे तो वो तैरना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा था, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, ये दो ऐसे मेटल हैं जो पानी पर डालते ही फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने की वजह से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आप देख सकते हो आंसर डी हमारा। ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इसका आंसर होगा। ठीक है, अब है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज़ ड्रॉप्ड इन वाटर। क्या होता है जब पैलेट ऑफ सोडियम के पैलेट्स को, मतलब उसके पीसेस को अगर हम वाटर में डालते हैं। तो दोस्तों सोडियम के पैलेट्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो आपको पता है सोडियम बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है, और हाई रिएक्टिव मेटल होने की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है। तो देखो सारे ऑप्शंस में ना, इसमें पहले ऑप्शन में है इट कैचेस फायर, और दूसरे ऑप्शन में इट एब्जॉर्ब हीट। तो कैचेस फायर वाला तो ठीक है, एब्जॉर्ब हीट वाला गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही लग रहा है। पर अगर आगे पढ़ते हैं ऑप्शन सी, इट कैचेस फायर, ये भी सही है। और ऑप्शन डी इट एब्जॉर्ब हीट, तो मतलब बी और डी तो पहले ही हटा देंगे, क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब हीट के बारे में बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन ए में इट कैचेस फायर। आगे पढ़ते हैं फॉर्म ऑक्साइड। तो ऑक्साइड तो कभी नहीं बनाता सोडियम, जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप लोगों को बताया होगा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि सोडियम वाटर के साथ कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाते, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो अब आप ऑप्शन कौन सा है आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन सी इसका सही है, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। आग तो लगते ही हैं, साथ में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स फाइंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन हिज बुक एज शोन। मतलब एक स्टूडेंट है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को स्टडी कर रहा है, और वो इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस को इसमें से आपको ढूंढने को कह रहा है। इनकम्प्लीट कौन है, ठीक है, मतलब आपको कंप्लीट करना है इस केमिकल रिएक्शन को, MgO प्लस HNO3 को। MgO आपको पता है मेटल ऑक्साइड है जो कि एक बेसिक नेचर का होता है, HNO3 हमारा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। और आप लोगों को याद होगा जब मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था इससे पहले, तो उसमें मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो आपको पता है Mg किसके साथ जाएगा, Mg जो वो H को रिप्लेस कर देता है। जो मेटल्स होते हैं ना दोस्तों वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो आप ही होता है Mg किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ, और H2O का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो MgNO3 का होल ट्वाइस फार्मूला बनेगा। आप ऑप्शन में ढूंढो कहाँ पर प्रोडक्ट में MgNO3 का होल ट्वाइस है।
पहले ऑप्शन में Mg1NO2 है, नहीं गलत है। दूसरे ऑप्शन में Mg+NO2 गलत है। तीसरे ऑप्शन में MgOH का होल ट्वाइस है, ये भी गलत है। MgNO3 का होल ट्वाइस हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है प्लस में H2, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। अब आप देखो ये भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की याद दिलाता है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज आपका ठीक है तो आप ये क्वेश्चंस कर डालोगे, क्योंकि इसमें पूछा गया देखो MgSO4 है ना, प्लस में Fe है। अब आप ही बताओ बच्चों कि Fe जो है वो Mg से कम रिएक्टिव है, तो Mg को कैसे रिप्लेस कर देगा, नहीं रिप्लेस करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन को इन्होंने उठाया यहाँ से, Fe Mg को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा बी है ZnSO4 प्लस में Fe Zn को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि Zn Fe से भी ऊपर है, तो जिंक के बाद Fe आता है तो Zn भी नहीं हटेगा Fe से, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन सी में है MgSO4 प्लस में Pb, दोस्तों Pb Mg से कम रिएक्टिव है। आप रिएक्टिव बार मैं रिएक्टिविटी सीरीज की याद दिला रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिएक्टिविटी सीरीज का, एक बार प्लीज़ उसको जाके पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, याद करने का तरीका भी मैंने बता रखा है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा MgSO4 प्लस में Pb, अब देखो Pb Mg को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी में पढ़ते हैं CuSO4 प्लस में Fe, दोस्तों Fe तो ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, कॉपर से, तो Fe क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा, और FeSO4 प्लस में Cu बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल है। क्वेश्चन यही था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो, मतलब कौन सा पॉसिबल है केमिकल रिएक्शन, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पिक द स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल, कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉन मेटल के लिए सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो ब्रोमीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है मेटल नॉन मेटल की का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है 40 मिनट्स का चैप्टर है, जाके आप प्लीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझा है, इस चैप्टर को, और बहुत शॉर्ट में समझाया है आपके एग्जाम के लिए। तो ब्रोमीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रोमीन लिक्विड मेटल का एक एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा है ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी नाइस, मतलब सही है, ये भी सही है, क्योंकि सर जो नॉन मेटल में एक मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया था आपको कि ग्रेफाइट जो कार्बन से बने होते हैं, नॉन मेटल होते भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जाहिर बात है मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे भाई, एसिडिक होंगे। जैसे एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द रेशियो ऑफ। तो वो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, वैसे जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि जो एक्वारेजिया है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक्वारेजिया क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो हमने जो बता रखा वो ये बता रखा कि HCl और HNO3 के बीच का रेशियो होता है 3:1, पर इसने उल्टा पूछा, इसने पूछा HNO3 और HCl का रेशियो बताओ आप, तो भाई इसने उल्टा कर दिया, तो 3:1 को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा 1:3। अब ढूंढो 1:3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। समझ आया एक्वारेजिया के बारे में, और ज़्यादा मैंने डिटेल दी है अपने वीडियो में, ठीक है, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। बहुत ही फेमस रिएक्शन है दोस्तों, आयरन किसी भी वाटर के फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करता एक्सेप्ट इसकी स्टीम के साथ, मतलब स्टीम के साथ ही आयरन रिएक्शन कर पाता है, और स्टीम यानी वो H2O और Fe मतलब आयरन, तो Fe प्लस H2O जो कि एक स्टीम है, तो जो क्या बनाएगा Fe3O4 बनाता है, ये रिएक्शन भी मैं करवा चुका हूँ, Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा, तो ऑप्शन जो प्रोडक्ट है हमारा वो Fe3O4 है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, Fe3O4 हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों कह रहा है जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। सबको पता है ये बात, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मेटल्स एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। विच ऑफ द गिवन एसिड्स, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द गिवन एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। इसमें से कौन सा एसिड है विद मेटल, मतलब इसमें से कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। अच्छा भाई, ऐसा भी कोई एसिड है जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते, एग्जैक्टली, एक्सेप्ट Mn और Mg, मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के ऐसे कौन सा एसिड है इसमें जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, HNO3 नहीं नाइट्रिक एसिड। दोस्तों को मैं थोड़ा एक बार और समझा दूँ। देखो वैसे हमने ये पढ़ा था कि जितने मेटल होते हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देंगे,
क्लियर ये बात, ठीक है। अब अगर एसिड की जगह HNO3 हो, मतलब HNO3 वाला एसिड हो, तो फिर मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देते, पता है क्या देते हैं, वाटर देने लगते हैं, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर देने लगते हैं। लेकिन दो ऐसे मेटल है जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस ही देंगे, Mn और Mg, यानी मैग्नीशियम और मैंगनीज, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको कौन सा एसिड याद रखना है जिसके साथ मेटल हमेशा वाटर देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, वो है HNO3 एक्सेप्ट Mn और Mg। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। दोस्तों देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये चूज़ करना है। तो ऑप्शन में दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन है, पर इसमें इन्होंने पहले 4 आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं, KCl, HCl, CaCl4 और NaCl। देखो KCl दोस्तों याद है आपको, मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, पता है आपको, आयनिक कंपाउंड्स उसको पहचानना हो तो आप एक बार में देखो मेटल नॉन मेटल से बना होना चाहिए या फिर सॉल्ट होना चाहिए वो। तो देखो मेटल या नॉन मेटल से, देखो पहला ऑप्शन में KCl, देखो K मेटल है, पोटेशियम, और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जो हमारा KCl होगा वो हमारा क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। इसने पूछा तो कौन सा नहीं होगा। अच्छा बी पढ़ते हैं, बी में है HCl। दोस्तों HCl तो एसिड है और ये सॉल्ट भी नहीं है कि सर ये आयनिक, सॉल्ट्स जनरली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो एसिड कभी आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। सो HCl इज़ नॉट आयनिक कंपाउंड, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, मतलब आयनिक कंपाउंड नहीं है। और ऑप्शन सी पढ़ते हैं, CCl4, C इज कार्बन और Cl4 मतलब क्लोरीन है, ये Cl क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल से नहीं बने। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, मतलब बी और सी हमारा सही लग रहा है, मतलब ये आंसर में आ सकता है। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, NaCl, इसको कौन नहीं जानता, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड को, और ये भी हमारा क्या है, एक सॉल्ट है, और सॉल्ट हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। तो यानी बी और सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर है, बी एंड सी, ऑप्शन बी में लिखा होगा बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, Which one of the given properties is not generally exhibited by ionic compounds? कह रहा है इनमें से कौन सी, तो वो क्या, क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। Which one of the given properties, जो नीचे प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं 4, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इज़ नॉट जनरली एग्जिबिटेड, जो दिखाई नहीं जाती, किसके ज़रिए से, आयनिक कंपाउंड। नहीं, आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता। अब आयनिक कंपाउंड्स के 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आपको बताया था, 4 प्रॉपर्टीज़, क्या बताया था, 4 प्रॉपर्टीज़। पहला ऑप्शन है देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में इजीली सॉल्युबल है, तो ये तो आयनिक कंपाउंड शो करेगा। अच्छा ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। दोस्तों मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बट ओनली इन लिक्विड स्टेट, मैंने ये लिखवाया था आप लोगों को बोर्ड पर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कह दिया, इन सॉलिड स्टेट, तो मतलब ऑप्शन बी गलत लग रहा है यहाँ पर और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं, यहाँ पे रुकेंगे नहीं। ऑप्शन सी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोस्तों ये भी बताया था आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है सर, ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको बताया था। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट, बिल्कुल मोल्टेन स्टेट मतलब होता है पिघली हुई कंडीशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, तो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं ये, मतलब ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कौन नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, तो इसमें आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता कौन, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों इसमें लिखा हुआ सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक, सिल्वर मतलब Ag ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, मतलब लंबे समय तक छोड़ने के बाद जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक लेयर चढ़ जाती है, चांदी जिसको कहते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब फॉर्मेशन किसके फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक लेयर चढ़ती है, तो दोस्तों जो सिल्वर पर ब्लैक लेयर होता है ना वो सिल्वर सल्फाइड होता है, मतलब सल्फर से रिएक्शन कर लेते हैं सिल्वर और ये ब्लैक लेयर की लेयरिंग चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर ब्लैक, तो सिल्वर सल्फाइड इसमें से देखो कौन सा है, ऑप्शन ए सिल्वर कुछ भी नहीं है, Ag3 है ना, मतलब सिल्वर नाइट्राइट है, Ag2O है सिल्वर ऑक्साइड, Ag2 सिल्वर सल्फाइड, हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी में सिल्वर Ag2S भी Ag3N भी है, तो गलत है हमारा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, इफ़ कॉपर इज़ केप्ट ओपन इन एयर, अगर कॉपर को ओपन छोड़ा जाए एयर में, इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग। हमने आपको बताया था कि कॉपर का जब कोरोजन होता है दोस्तों तो वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन लेयर चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर, और इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन, ये पता है इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर रिएक्शन करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो Cu + CO2 जो होगा वो बना लेगा CuCO3।
अब इसमें देखो ऑप्शन कॉपर कार्बोनेट है कहीं पर, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट नहीं, गलत है ये, ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट बिल्कुल सही है ये, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और सी क्या है, कॉपर नाइट्रेट गलत है, कॉपर ऑक्साइड गलत है, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका, कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों 14 में देखो क्या कहा गया, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, मतलब शाइनी नहीं होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेटल्स शाइनी होते हैं। आगे कह रहे उन्होंने विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लस्टरस, कह रहे इनमें से बताओ कौन से नॉन मेटल है जो लस्टरस है। मतलब इन्होंने नॉन मेटल के एक्सेप्शंस पूछ लिया आपसे कि वैसे तो मेटल होते हैं लस्टरस, पर बताओ कौन सा नॉन मेटल इसमें है जो लस्टरस है। तो दोस्तों जो नॉन मेटल्स वो जनरली कोई भी लस्टरस नहीं होते, एक नॉन मेटल को छोड़ के, उसका नाम है आयोडीन। देखो आयोडीन कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी दिख रहा होगा आयोडीन आपको, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नॉन मेटल आयोडीन है जो कि लस्टरस होता है, शाइनी होता है। नमक को सूरज की रोशनी में देखोगे ना आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, समझ लेना वो आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच वन ऑफ द गिवन 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाई अदर 3 मेटल्स। कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ वन ऑफ द गिवन 4 में जो नीचे 4 मेटल हैं, ठीक है, मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल। कौन सा मेटल है जो बाकी के 3 मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब घुमा के आपसे क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बाकी के 3 मेटल से कम रिएक्टिव है, तभी तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इनमें से बताओ सबसे कम रिएक्टिव कौन है, Mg सर नहीं, ज़्यादा हाई रिएक्टिव है। Ag सबसे नीचे आता है ये, और Zn नहीं, ये तो बीच में आता है। कॉपर ये भी Zn के जस्ट नीचे आता है, मतलब क्या नाम है, जिंक आयरन के नीचे आता है हमारा, क्या नाम है, लेड के नीचे आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर। तो मतलब हमारा जो सबसे नीचे है बॉटम पे वो है हमारा Ag। तो Ag इज़ द लेस रिएक्टिव मेटल, सो Ag इज़ द आंसर। जो जिसको Ag को Mg भी हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से, Zn और Cu भी, तो Ag इज़ द आंसर, बी इज़ द आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिएक्शन बिटवीन x एंड y। देखो x कोई एलिमेंट हो सकता है, y कोई एलिमेंट हो सकता है, फॉर्म्स कंपाउंड Z। जब x y मिलते हैं तो Z बनता है, ठीक है। x लूजेज इलेक्ट्रॉन और y गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया सर, x लूजेज मतलब x जो है वो मेटल है और जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, तो y इज़ नॉन मेटल। तो जो Z बनेगा वो आयनिक कंपाउंड बनेगा, आपको ये क्लियर कर दिया क्वेश्चन ने कि x लूजेज इलेक्ट्रॉन, y गेन इलेक्ट्रॉन, सो जो कंपाउंड Z बन रहा है वो एक आयनिक कंपाउंड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। उसके बाद पूछा क्वेश्चन उन्होंने, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। तो जो आयनिक कंपाउंड Z है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। ये पहले ही किसी क्वेश्चन में हमने देख लिया इस चीज़ को कि आयनिक कंपाउंड में से कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत लग रहा है क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट बोला तो लो कैसे हो जाएगा। सी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये भी सही है। अकर्स एज सॉलिड, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा वो गलत है क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते कंपाउंड Z के, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कह रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x y z r। देखो क्या है, x का है 28, y का है 287 और z का है 282। विच ऑफ द गिवन इज़ करेक्ट। कह रहा है x इज़ मेटल, y इज़ नॉट मेटल, z इज़ नॉन मेटल। बच्चों आप एक काम करो, आप ना तीनों एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में चेक करो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले जो एलिमेंट है x उसके लास्ट में 8 है, y में लास्ट में 7 है और z में लास्ट में 2 है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है एक्स वाई जेड में जिसके लास्ट में 4 से कम है, ज़रा देखना 4 से कम, तो 4 से कम दिख रहा है, x में नहीं दिख रहा, y में भी नहीं दिख रहा, z में दिख रहा है। तो दोस्तों z मेटल हो गया, इसमें z क्या हो गया, मेटल। तो ढूंढो ऑप्शन में z कहीं मेटल लिखा हुआ है, z इज़ नॉन मेटल लिखा हुआ ऑप्शन सी में, तो गलत है। डी में लिखा हुआ z इज मेटल, उससे पहले लिखा हुआ y इज़ अ नॉन मेटल। तो चेक कर लेते हैं y नॉन मेटल है कि नहीं। y जो है लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए नॉन मेटल होने के लिए, 4 या फिर 4 से ज़्यादा। तो देखो 7 है, मतलब ये 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन मेटल है। तो दोस्तों लास्ट में अगर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो नॉन मेटल होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल होते हैं। तो मतलब z इज़ मेटल, y इज़ नॉन मेटल, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 एक साथ मैंने दे दिया है। ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। 18 क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से ऊपर में। ऑल दो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मतलब आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ठीक है, मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल्स जो होते हैं। विच ऑफ द गिवन मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, में से कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अब उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एम्फोटेरिक वैसे मेटल ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वैसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी को तो शो करते ही करते हैं, साथ में एसिडिक कैरेक्टर को भी शो कर देते हैं, मतलब दोनों कैरेक्टर को शो करते हैं। और ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोस्तों सिर्फ 2 ही मेटल हैं, एक है एल्यूमिनियम और एक है जिंक। तो आपको कुछ दिख रहा है इनमें से एल्यूमिनियम या जिंक में से, तो एल्यूमिनियम दिख रहा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एम्फोटेरिक इन नेचर,
कि सर सारे मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, पर एल्युमिनियम ऐसा है और जिंक ऐसा है जो दोनों प्रॉपर्टी को शो कर देता है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कितना अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और एक कंपाउंड बना रहा है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा है आयनिक कंपाउंड की तरफ, फिर भी आगे पढ़ते हैं। द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, ये तो बिल्कुल ही पक्का कर दिया इन्होंने कि आयनिक कंपाउंड ही है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी इन्होंने आयनिक कंपाउंड की बताई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबल इन वाटर। चलो ये तो मान लिया कि हमने कि जो कंपाउंड बन रहा है सर एलिमेंट और ऑक्सीजन को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है वो आयनिक कंपाउंड है। तो कह रहा है द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो बताओ जिस एलिमेंट ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है उस एलिमेंट का नाम क्या है। मतलब आयनिक कंपाउंड बनने के लिए एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल, तो ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है हमारा, तो एलिमेंट कौन हो जाएगा यहाँ से, बताओ एलिमेंट कौन होगा यहाँ से, एलिमेंट कौन हो जाएगा, कैल्शियम, कार्बन, आयरन, सिलिकॉन। तो मेटल होना चाहिए भाई, तो मेटल ढूंढो इनसे कौन कौन मेटल है, एक तो कैल्शियम है, एक आयरन है। अब सर इसमें तो सर ये तो दुविधा वाली बात हो गई बिल्कुल, अब तो डिफ़िकल्टीज बढ़ गई कि कैल्शियम आयरन में से कौन सा बोलूँ, दोनों मेटल है। तो बच्चों एक बात सुनो, आपको मैंने बताया था कि आयरन एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, मॉइस्ट एयर या मॉइस्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मतलब नमी वाले ऑक्सीजन से। तो इसीलिए आयरन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, सिर्फ मॉइस्ट ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और जो कंपाउंड बनाएगा वो एक आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपको आंसर खुद से बताना पड़ेगा और ये कमेंट में आपको करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में आप लिख दो कि सर इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। मतलब क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल एटम, जो मेटल्स होते हैं उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, 1 से लेकर के 3 तक हो सकते हैं, ऑप्शन सी में है 5 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं, ऑप्शन डी में 8 हो सकते हैं। इसका आंसर मैं वेट करूंगा आपका कमेंट सेक्शन के अंदर, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो वैल्यूएबल लगे होंगे, और अगर वैल्यूएबल लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी करें, जितना हो सके उतना लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो टीम है, हमारी जो फैमिली है उसका एक मेम्बर बन जाएँ। आपको इसी तरह से फ्री और क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।